हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनु चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी CDS 2 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि क्या अब से हमें पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, और बहुत सारे ऐसा भी सोच रहे होंगे कि कुछ लोगों ने तो बहुत पहले से पढ़ना ऑलरेडी कर दिया है स्टार्ट, विच इज़ ट्रू। अभी बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी लगभग उन्हें 1-1.5 महीना पढ़ते पढ़ते हो चुका है। तो अब से क्या सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सकता है वेल स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स लाइक NCERTs, और क्या अगर अब से भी प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए तो सितंबर तक, यानी जो एग्ज़ाम का मंथ है, तब तक सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, और क्या अभी भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है विद गुड मार्क्स? तो द आंसर इज़ येस। और इस वीडियो में मैं पूरी एक स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ, नॉट स्ट्रैटेजी फॉर द होल एग्जाम एंड ईच इक्वल सब्जेक्ट, बट या कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि यू ओनली नीड अ किक स्टार्ट, कि आपको अभी अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है, या मतलब ऐसा कुछ अंदर से फील नहीं हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं, लाइक NCERTs पड़ी हुई हैं, और पूरा साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, हर चीज़ पड़ी हुई है, बट आपके दिमाग में एक आइडिया नहीं है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। आप रोज़ सोचते हैं कि हाँ मैं आज इसे पढ़ लेता हूँ, बट इंटरेस्ट नहीं आता है तो फिर छोड़ देते हैं। तो ये वीडियो उसके लिए है, तो आपकी प्रिपरेशन को एक किक स्टार्ट मिल जाएगा इस वीडियो से। तो इसे एंड तक ज़रूर देखना, और फिर जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मैं हर एक सब्जेक्ट की एक नई स्ट्रैटेजी वीडियो, प्लस जहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा उसके आगे की जो स्ट्रैटेजी होगी वो मैं वीडियोस टाइम टू टाइम लाती रहूँगी। और मेरी पर्सनल जो स्ट्रैटेजीज़ रही हैं हर सब्जेक्ट को पढ़ने की, वो सभी मैं इन वीडियोस में डालती रहूँगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, और इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं अलॉन्ग विद माई पर्सनल नोट्स प्लस स्ट्रैटेजीज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को देख लेते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए, नॉट ओनली फॉर CDS, वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज़ सिलेबस ऑफ दैट एग्जाम। तो हमें आइडिया है थोड़ा बहुत, जो यहाँ पे रिपीटर्स हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, और जो टोटली फ्रेशर्स हैं मैं उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ सिलेबस का। तो साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स दिख ही रहा होगा आपको, आपकी स्क्रीन पे है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने ये इंग्लिश ऐसे सिलेबस से थोड़ा सा अलग क्यों लिखा है। ठीक है, इंग्लिश मैंने थोड़ा सा सिलेबस से अलग क्यों लिखा है, इसका रीज़न ये है कि जो कि मैं समझती हूँ कि आपका ये जो CDS का एग्ज़ाम क्लियर होता है ना, वो इंग्लिश के बेस पे ही होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके इंग्लिश में 70 अबव मार्क्स आ रहे हैं और GS के अंदर आप 30 या 35 नंबर भी ले आते हो ना, नियरली 35 टू 40, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इंग्लिश के अंदर 75 प्लस या 70 प्लस मार्क्स करना इज़ मच ईजियर एज़ कम्पेयर टू दी GS पार्ट। अब उसका रीज़न भी सिंपल है, क्योंकि GS ऑलरेडी बहुत ही वास्ट एरिया है। ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको उसमें पढ़ने होते हैं, स्पेशली सब्जेक्ट्स भी, जैसे अब साइंस लिखा हुआ है। ठीक है, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीन तीन चीज़ें उसमें पढ़ोगे तब आपको नियरली 12 और 13 क्वेश्चंस इसमें से मिल सकते हैं देखने के लिए। ठीक है, और वहीं हम हिस्ट्री को देखते हैं तो ऑलरेडी 3 पार्ट हैं, सभी को पता है, और बहुत ही फेमस है हिस्ट्री इस चीज़ के लिए कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेड क्वेश्चंस हिस्ट्री से आते रहे हैं हमेशा से ही। ठीक है, और उसमें भी मॉडर्न पार्ट बहुत ज़्यादा वास्ट है, और अभी पिछले कुछ सालों में भी ऐसा ट्रेंड है रहा है UPSC का कि कुछ क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से कम हुए हैं आने। एंशिएंट हिस्ट्री पे UPSC का ज़्यादा फोकस है, अगर हम CDS में भी देखें, और रिसेंट 3 ईयर्स के अगर UPSC प्रीलिम्स भी अगर हम लोग देखें, तो UPSC का ध्यान थोड़ा-सा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़ा-सा हटा है अभी। अब आती है पॉलिटी, अगेन एक वास्ट एरिया है, बट मैं समझती हूँ इसको कि पॉलिटी कुछ हद तक स्कोरिंग होती है। क्योंकि वो जो वास्ट वाला पार्ट है वो UPSC प्रीलिम्स में देता है, CDS के अंदर फिर भी अभी बहुत हद तक अच्छी क्वालिटी आती है जिसके क्वेश्चंस हो जाते हैं आराम से। ठीक है, सेम गोज़ फॉर ज्योग्राफी पार्ट, इसमें भी बहुत सारे पार्ट जो हैं वो स्कोरिंग होते हैं, और कुछ-कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आना तो मतलब है ही। फॉर एग्ज़ाम्पल बादल, ठीक है? क्लाउड्स तो हर बार मतलब पूछता है, चाहे उसको कैसे ही पूछना हो, चाहे वो हाइट के हिसाब से पूछ ले या उनकी जो अपीयरेंस है उसके हिसाब से पूछ ले, ठीक है? उसको पूछना ही पूछना है फ्रॉम दिस सेक्शन। अब इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है साइक्लोन। अब साइक्लोन भी ऐसा है कि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स या फिर क्वेश्चंस मतलब पूछ सकता है वो, लाइक कौन-कौन सी ऐसी कंडीशंस बैठेंगी जब ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीटेडली या अल्टरनेटिवली यूपीएससी पूछता ही आया है हमेशा से। फिर बात आती है इकोनॉमिक्स की, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी
बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही बेसिक हैं और उनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर बार, ठीक है? अभी भी जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है, उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन इको के अभी भी ऐसे आए थे, जो बहुत ही बेसिक से आए थे और वो आराम से सॉल्व हो सकते थे। अब लास्ट पार्ट आता है करंट अफेयर्स। अगेन भाई एक समुद्र है ये पूरा, ठीक है? इसमें क्या पढ़ोगे, क्या नहीं पढ़ोगे, डेली पढ़ना है, क्या करना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है? ये बहुत बड़ा एक ओशन है, इसमें सच में अगर सीधा कूद गए तो डूबना तो निश्चित है ही। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। फिर आती है हमारी प्यारी-प्यारी इंग्लिश, ठीक है? तो इंग्लिश को जैसे मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि मैंने भी अपने ज़्यादातर एग्ज़ाम जो हैं, मतलब जब भी मैंने अटेम्प्ट दिया है, तो इंग्लिश को अपना बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्ग एरिया रखा है, क्योंकि इसी के भरोसे आपका सीडीएस क्लियर हो सकता है। अदरवाइज़ आप ये सोच रहे हैं, हाँ भाई, कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनका जीएस पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता होगा, तो वो लोग यहाँ पे थोड़े से एक्सेप्शन हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे सेम एज़ मी, जिनकी बुद्धि उतनी तेज़ नहीं होगी, जो जीएस में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है? लेकिन इंग्लिश में उनका पूरा विश्वास है और मैं भी बोल सकती हूँ कि ये एग्ज़ाम इंग्लिश से ही होगा। अब इसके अंदर भी कुछ रूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हर बार रिपीट होते ही होते हैं। जैसे कि नाइदर नोर, आइदर और वाले, ठीक है? भले से उनसे ऐसे सीधे-सीधे क्वेश्चन्स अभी नहीं आते हों, लेकिन घुमा-फिरा के यही सब पूछता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फ़ेवरेट टॉपिक है, ठीक है? अब आज तक भी वो पूछते आ रहा है। और पार्ट ऑफ स्पीच अभी जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ है, उसके अंदर थोड़े से वो डिफरेंट वे में पूछ लिए थे बस, बट था वो लॉजिक उसमें लगना था पार्ट ऑफ स्पीच का ही, ठीक है? हाँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था, इंग्लिश वाला पार्ट हल्का सा इस बार थोड़ा सा चेंज पैटर्न में देखने मिला था, बट अगर बेसिक्स क्लियर थे उस टाइम पे तो वो सॉल्व आराम से हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो अब बात आती है कि चलो भई ठीक है, हाँ, अब सीडीएस का हमने सोच लिया है कि हमें देना है एग्ज़ाम, ये वाला जो अटेम्प्ट आ रहा है ये। अब हमें सिलेबस का भी आइडिया हो गया है कि ये सब चीज़ें आती हैं और हमें ये भी पता चल गया है कि इंग्लिश इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, अगर तुम्हें एग्ज़ाम क्लियर करना है तो, ठीक है? तो अब इसके बाद का स्टेप क्या होना चाहिए? इसके बाद का इमीडिएट स्टेप क्या होना चाहिए? ठीक है? तो अब हम चलते हैं उसकी तरफ। तो आपका नेक्स्ट स्टेप मुझे जो लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रूवन भी है, क्योंकि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में भी बस एक चीज़ थी और जो वो मैंने बहुत सारे टीचर्स से सुना भी था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम को निकालने के लिए एनसीईआरटीज़, ठीक है? तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ, ये पढ़ के सारी चीज़ें तुम्हारी हो जाएँगी क्लियर और तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा एकदम से क्लियर, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ। बट अगेन वही चीज़ आती है कि तुम एक सरकारी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उसमें सरकारी ही बुक नहीं पढ़ोगे तो फिर फ़ायदा क्या है? ठीक है? तो ये तो मस्ट पढ़नी ही पढ़नी है। अब पढ़ना भी ऐसे ही नहीं है कि हाँ भाई, लेके बैठ गए हैं पूरा एक पेपर, जब तक याद नहीं हो रहा तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। ये वाला हिसाब भी नहीं रखना है, ठीक है? तो इसको रीडिंग मारनी है बस, रीडिंग, ठीक है? क्योंकि रीडिंग से क्या होता है कि आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस बैठ जाता है। कोई भी सब्जेक्ट आप लेके बैठे हो, अगर उसकी रीडिंग आपने मारी ना पहले, तो उसके आगे डीप में कूदने से पहले आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस होगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो उसके अंदर आपको एक थोड़ा-सा आइडिया होगा कि हाँ, हाँ, ये यहाँ से ऐसे चीज़ें स्टार्ट हुई थी। गांधी जी पहले हमारे देश से बाहर थे, फिर वहाँ पे मतलब उन्होंने कुछ अपना पढ़ाई-वढ़ाई कुछ तो वहाँ पे हुआ था, फिर वहाँ से वो वापस इंडिया आए, तो इंडिया इंडिया से आने के बाद फिर साउथ अफ्रीका पहुँचे, फिर वहाँ पे कुछ-कुछ तो सत्याग्रह वगैरह कुछ तो हुआ था उधर, ठीक है? वो फिर से इंडिया में आए, फिर यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर ऐसे-ऐसे रॉलेट एक्ट आता है। मतलब ऐसे आपको डीप में भी बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रह रही हैं, तो ऊपर-ऊपर से तो याद रहेंगी, ठीक है? एक ऐसे टाइमलाइन सी दिमाग में पहले से क्रिएट हुई रहेगी आपके। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपका बेस बनाने के लिए, ठीक है? फाउंडेशन बनाने के लिए, जो कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब मैंने भी पता है देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए या मेरे साथ के ही थे कुछ, जो एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, ठीक है? बेस का कुछ आइडिया नहीं है, वो डायरेक्ट कूद जाते हैं बस, कि हाँ भई ये सब कुछ चीज़ें यहाँ से उठा लीं, कुछ चीज़ें यहाँ से उठा लीं, फिर टेस्ट उठा लिए, ठीक है? तो ये वाला प्रोसेस मतलब किसी-किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है, कोई 100 में 1 आधा होगा जिसका ये तुक्का बैठ गया कि हाँ, एग्ज़ाम हो गया। लेकिन अगर आपको अपना कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना है, तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है? और आजकल देखो पैटर्न सही में चेंज हो रहा है, जो अब से 4 या 5 साल पहले सीडीएस का पेपर आता था, वो अब नहीं रहा है। क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन तो बढ़ ही रहा है, ठीक है? बच्चे बहुत पढ़ते हैं, ठीक है? तो उसमें यूपीएससी को भी ऑब्वियसली सीडीएस का भी लेवल एक मेंटेन रखना है, तो उसके हिसाब से पैटर्न आने लग गया है अब। तो हमें भी अपनी तैयारी वहीं पे ही रखनी पड़ेगी, ठीक है? और इससे अगर आपको इसे बहुत अच्छे से लेना है, अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देना है ताकि आप स्टार्टिंग से ही कॉन्फिडेंस में रहें, तो उसके लिए यार एनसीईआरटी तो थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है? अब एनसीईआरटी में बात आती है, हाँ भई, कौन-सी एनसीईआरटी उठानी है?
क्या मैं 5th से उठा लूँ, 5th से 12th तक पढ़ लूँ? क्या मैं मतलब 3 साल की पढ़ूँ, 9 टू 12 पढ़ूँ, या कौन-सी एनसीईआरटी मैं उठाऊँ? ठीक है। तो आपको इसमें ज्योग्राफी की 11th और 12th की एनसीईआरटी, ठीक है, बहुत ही पतली-पतली सी बुक हैं और ज़्यादा महँगी भी नहीं आती हैं, मुश्किल से 70 या 80 रुपए की आती हैं। शायद मैं थोड़ी-सी गलत भी हो सकती हूँ, एक वेग आइडिया है मुझे, क्योंकि जब मैंने ऑर्डर की थी मुझे यही प्राइस ध्यान है, ठीक है। तो इतने की आ जाएँगी एनसीईआरटीज़, और 11th और 12th की पढ़नी है। सेम गोज़ फॉर हिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। हिस्ट्री में भी 10th और 12th की ही एनसीईआरटी पढ़नी है। और साइंस, साइंस तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम पोर्शन आता है, क्योंकि साइंस की मैंने देखी है कि स्टेटमेंट ऐसे के ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखी आती हैं, बहुत बार ऐसा देखा है मैंने। तो मैंने जब पहला वाला अपना अटेम्प्ट दिया था, तो उसके अंदर मैंने साइंस वाली एनसीईआरटीज़ छोड़ दी थी, ठीक है। मैंने ज्योग्राफी की देख ली थी एनसीईआरटीज़, और हिस्ट्री की मैंने पढ़ ली थी, ठीक है, लेकिन मैंने साइंस वाला पार्ट छोड़ दिया। तो आगे मुझे इतना रिग्रेट हुआ जब वो मैं दे के आई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट के रूप में, वो एग्जाम में थे। तो उस टाइम पे बड़ा रिग्रेट होता है फिर कि काश थोड़ा सा देख लिया होता या पढ़ लिया होता, ठीक है। और एनसीईआरटीज़ की सबसे अच्छी बात तो है क्योंकि बहुत ही पतली पतली सी होती हैं एक तो, और बहुत ही सस्ती आती हैं। तो ये आप लोग लेके आओ, और जस्ट रीडिंग मारनी है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि भाई 5 पेज मेरे को रट के सोना है, ये नहीं करना है, इसमें तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले रीडिंग रीडिंग मारो जितना हो सकता है। हो गई बात हमारी साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, लेकिन सब्जेक्ट्स तो और भी हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, और इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि करंट अफेयर वाला जो पार्ट है, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं दैट आई हैव टू मेंशन। लेकिन इकोनॉमिक्स, अब आता है इकोनॉमिक्स का पार्ट, तो क्या उसमें भी भाई एनसीईआरटी ही देखें हम लोग, पढ़ें एनसीईआरटी? तो इसमें ये मेरे लिए थोड़ा-सा टफ सेक्शन था, क्योंकि आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, और मैं समझ सकती हूँ कि जो भी स्टूडेंट वो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, उन्हें डायरेक्ट ये इकोनॉमिक्स की ये जो एनसीईआरटीज़ हैं, उन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। मुझे भी आई थी, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स वो हैं कि उनका बैकग्राउंड, हाँ, ठीक है, उन्होंने पहले से पढ़ी हुई है 11th-12th में, उनके लिए तो बिल्कुल ऐसे समझ लो हलवा है। उन्हें तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट अपनी जो और चीज़ें हैं लाइक प्रैक्टिसिंग एंड ऑल, उसमें कूदना चाहिए फॉर इकोनॉमिक्स पार्ट। तो अब जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनके लिए इकोनॉमिक्स कैसे कवर की जानी चाहिए? तो इसके लिए मेरा एक सिंपल प्रोसेस होता था कि मैं यूट्यूब पे जो भी पढ़ रही हूँ, यानी जो भी मैंने लेक्चर अभी पढ़ा या चैप्टर मैंने अभी पढ़ा है, तो मैं उसके रिगार्डिंग अपनी बुक खोलती थी, बुक खोल के बैठती थी, और उसमें जो भी वो सर या मैम जो भी पढ़ा रहे होते थे, वो सब ऐसे हाइलाइट, ठीक है, हाइलाइटर लेके वो सब ऐसे हाइलाइट मारती रहती थी साथ के साथ में। और जो वो चीज़ें नहीं बोल रहे होते थे, या कुछ ऐसे टर्म्स बोल रहे होते थे, या कुछ भी ऐसा कुछ जो उसमें लिखी हुई टर्म्स को थोड़ा-सा ईज़ी बना सकता है, मैं उसे पेंसिल से लिख लेती थी सिंपल। और फिर बाद में जब मैं वो देखने बैठती थी, तो हाँ, जो मैम ने बोला होता था वो सिंपल वर्ड्स के अंदर, मैं उसी को ही थोड़ा-सा सोच के और वो चीज़ें पढ़ लेती थी फिर। तो ये मेरा इकोनॉमिक्स वाला पार्ट रहा था। बाकी अब आते हैं इंग्लिश पे, जो कि मेरा फ़ेवरेट पार्ट है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है इसलिए, ठीक है। तो इंग्लिश जो है वो टोटली बेस्ड है ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर कंसेप्ट पता है कि हाँ, यहाँ पे अगर आइदर आया तो उसके साथ में और ही आएगा, नाइदर आया तो नोर ही आएगा इसके साथ में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आना है, प्लूरल है तो क्या आना है, ठीक है। उनके बीच में जैसे एज़ वेल एज़ लगा है, अलोंग विद लगा है, तो किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, या जो उसके साथ में आया हुआ है उसके हिसाब से वर्ब चेंज होगी आगे। अगर इन सब का आइडिया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो यूपीएससी या सीडीएस भी बोलता है भाई छोड़ दो इन्हें, ये छूने वाले क्वेश्चन नहीं है। उन्हें भी तुम ऐसे छेड़ के आ रहे हो ज़बरदस्ती, तो वो तो फिर पागलपंती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमेशा ही ऐसे आते हैं जो छोड़ने ही होते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बेस ही उतना क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले तो भाई बेस बनाओ, ठीक है। सबसे पहले चीज़ें पढ़ो। अब उनके लिए क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो एक यूट्यूब पे ही सर पढ़ाते हैं, और उनका नाम है तरुण ग्रोवर सर, ठीक है, तरुण ग्रोवर सर, ठीक है। तो इनसे ना बेसिक्स सीख सकते हो तुम। ये जो एसएससी वाले जो एग्ज़ाम होता है ना, ये उनको पढ़ाते हैं। ये तो यहाँ से तुम बेसिक्स सीख सकते हो, ठीक है। और बेसिक्स अगर तुमने सीख लिए हैं, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है आगे, ठीक है, उसकी सेपरेट क्लासेस मैं लेके आऊँगी, ठीक है। कैसे इम्प्लीमेंटेशन होना है, कहाँ पे कैसे यूज़ करना है उन चीज़ों को, वो चीज़ें मैं सिखाऊँगी, मैं अपने चैनल पे लेके आऊँगी, सिंपल। और
मेरे लेक्चर्स के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हमें और भी कहीं से प्रैक्टिस करने की नीड अभी बची है, तो उस टाइम पे एक बुक है जिसका नाम है प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है? प्लिंथ टू पैरामाउंट है ये, इसको देख लेना पूरी। ये नीतू मैम ने लिखी है, ठीक है? देखा होगा, बहुत फेमस है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ाती हैं। आई डोंट नो, यूपीएससी नहीं पढ़ाती हैं, एसएससी के एस्पिरेंट्स को ही पढ़ाती हैं, बट उन्होंने ये बुक लिखी जो है वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए ही लिखी है कंबाइनली। तो ये बहुत अच्छी किताब है, ठीक है? तो इसमें से प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी आपको और बहुत अच्छी भी लिखी है। बहुत ईज़िली चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो यहाँ से आप लोग अपना प्रैक्टिस वाला सेक्शन देख सकते हैं और जैसा कि मैंने बोला इंग्लिश स्कोरिंग है, तो इंग्लिश पे ध्यान देना उतना ही ज़रूरी भी है। तो इंग्लिश पे ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है। तो ये रहा बेसिक ओवरव्यू हर चीज़ का, पूरे सिलेबस का मैंने दे दिया है कि भाई कैसे-कैसे तुम्हें साइंस वगैरह पढ़नी है और एनसीईआरटीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अभी आप आज हो गई 27, तो अभी देखिए कि अगले लगभग 2 वीक्स के अंदर, ठीक है? 2 वीक्स भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, तो उसके अंदर आप एनसीईआरटीज़ निपटा दीजिए। इसी बीच में मैं और वीडियोज़ लेके आऊँगी जिसके अंदर मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूँगी कि कैसे ये चीज़ें, इनके जो अंदर वो सब डिविजन्स हैं, जैसे साइंस के अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है? तो इन सब का क्या आगे प्लान होना चाहिए, कैसे-कैसे ये आगे पढ़नी चाहिए। वीडियो के अंदर 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे मैंने बिल्कुल बात नहीं करी है और पहला तो मैंने बोल ही दिया था, करंट अफेयर्स, और दूसरा है पॉलिटी सेक्शन, ठीक है? क्योंकि पॉलिटी भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और मुझे भी इसको पढ़ना पसंद है, तो मैं इनके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी और मैं उसमें बताऊँगी कि ये सेक्शंस कैसे आप लोग पढ़ सकते हैं और कैसे स्कोरिंग बना सकते हैं इन सेक्शंस को, ओके? तो आज हम लोगों की प्लानिंग रही कि एनसीईआरटीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है और मैं जो इंग्लिश के लेक्चर्स लेके आने वाली हूँ वो चीज़ें, और इंग्लिश को कैसे बेसिक से पढ़ सकते हो वो चीज़ें, कौन सी बुक है जहाँ से आप प्रैक्टिस के लिए उस बुक को उठा सकते हो वो चीज़ें, ठीक है? अभी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बाकी हैं और ऑब्वियसली मैं उन पे वीडियोज़ लेके आऊँगी और मैं अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बताऊँगी उसमें कि जैसे मैंने अलोंग विद कॉलेज प्रिपरेशन स्टार्ट करी और फिर क्या मेरी सारी जर्नी रही थी और मैंने जो टाइम मैनेजमेंट किया अलोंग विद माय कॉलेजेस, प्लेसमेंट्स एंड दिस यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम, मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या मेरा स्कोर रहा था और वो क्लियर हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो के लिए और इससे जो भी चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं और एनसीईआरटीज़ की इम्पोर्टेंस, ये सब चीज़ें अभी आप अपने दिमाग में रखिए और एनसीईआरटीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है for your foundation. So at the end, thank you for watching my video and subscribe to my channel for more updates as well as serious preparation, and I will also make a new video on FCAT preparation too. So till then, read NCRTs, stay healthy and happy. Thank you for watching.